को स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में खत्म हो सकता है मास्क पर जुर्माना, त्योहारी सीजन में जन जागरूकता पर रहेगा जोर। गुजरात विधानसभा चुनाव में सोमनाथ में आप उम्मीदवार ने कही बड़ी बात, गिनाए शराब पीने के फायदे। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने के लिए अब आपका स्मार्टफोन है काफी, कार्ड और टोकन की जरूरतों को खत्म करने की तैयारी। दिल्ली में अब 24 घंटों में खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करेगी पीडब्ल्यूडी, खास की जा रही है तैयारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी, नोएडा में स्कूल बंद, वहीं गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम के दिए आदेश। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने वाले 500 रुपए के समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कोरोना के मामलों में लगातार हो रही कमी को देखते हुए अस्पतालों में तैनात कर्मचारियों और उपकरणों की भी चरणबद्ध तरीके से कम करने की सहमति बनी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में दिल्ली में कोविड की समीक्षा की गई। इसमें डीडीएमए ने अप्रैल में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था। मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया था। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बैठक में मास्क के उल्लंघन पर 500 रुपए के जुर्माने में ढील देने का फैसला किया गया। त्योहारी सीजन के दौरान आम लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाने पर चर्चा की गई। बैठक में इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रमण रोग की पहचान करने के लिए बड़े स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा एहतियात के तौर पर टीके की खुराक लगवाने को मौजूदा 24% से बढ़ाकर कम से कम 40 से 50% करने पर सहमति बनी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात दौरे पर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि ड्राई स्टेट में लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मर रहे हैं। अगर उनकी सरकार आएगी तो उनका ध्यान अच्छी शिक्षा और अच्छे अस्पताल और भ्रष्टाचार पर मुक्त होगा। लेकिन बता दिल्ली मेट्रो ने 2018 में क्यूआर कोड से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन कर सफर करने वाली सुविधा प्रदान की थी। इसके बाद से धीरे धीरे सिस्टम का उपयोग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल इस लाइन पर रोजाना करीब 50,000 यात्री सफर करते हैं। इनमें 16,000 यात्री सफर के लिए अपने स्मार्टफोन से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। फिलहाल लाइन पर स्मार्टफोन, स्मार्ट कार्ड, एनसीएमसी रुपए कार्ड से सफर की सुविधा है। दिल्ली की सड़कों पर डार्क स्पॉट खत्म करने की दिशा में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी अहम कदम उठाने जा रही है। इसके तहत स्ट्रीट लाइटों की जियो टैगिंग करने और खराब होने पर इन्हें 24 घंटे में ठीक करने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग की ओर से अपनी सड़कों पर सभी स्ट्रीट लाइटों को जियो टैग करने और उनके कामकाज को ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जब कोई स्ट्रीट लाइट काम करना बंद कर देती है तो सॉफ्टवेयर अधिकारियों को भी सूचित करेगा ताकि इसे जल्द ठीक किया जा सके। योजना के तहत सभी स्ट्रीट लाइट और बिजली के खंभों की पहचान की जाएगी और जियो टैग किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट पोल की लोकेशन को भी सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा, जिससे इंजीनियरों को तुरंत एक सूचना मिलेगी। एनडीएमसी के कुछ हिस्सों में ये प्रयोग काफी सफल हो चुका है। अब देखना यह होगा कि इसके प्रयोग से स्ट्रीट लाइट की खामियों को कितनी जल्दी ठीक किया जाएगा।
दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी निजी संस्थानों को एडवाइजरी जारी कर आज सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश देने के लिए कहा गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि मौसम विभाग की बारिश को लेकर अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली यातायात पुलिस की हेल्पलाइन पर यातायात जाम से जुड़े 23 कॉल आए हैं। जलभराव से जुड़े 7 और पेड़ उखड़ने के संबंध में 2 कॉल आए हैं। अधिकारियों ने बताया कि खजूरी चौक, गोयला डेयरी, यमुना ब्रिज, बाहरी रिंग रोड, पश्चिम विहार, रोहड़ी, सेक्टर 8, हनुमान मंदिर, पूसा रोड और फ्लाईओवर धुआकुआ से गुरुग्राम जाने वाले रास्ते पर जाम की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि एम्स फ्लाईओवर, राजधानी पार्क से मुंडका तक, निगम बोध घाट, मायापुरी फ्लाईओवर सहित अन्य जगहों पर जलभराव हो गया था। दिल्ली यातायात पुलिस यातायात और जाम से जुड़ी ताजा सूचनाएं ट्विटर पर साझा कर रही है ताकि लोगों को मदद मिल सके। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के हालातों की समीक्षा के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बैठक की। इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीएमए के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिब की अध्यक्षता में आज डीडीएमए की मीटिंग हुई, जहां कोरोना की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया गया, जिसमें कई जरूरी फैसले लिए गए। बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए इससे पहले अप्रैल में हुई डीडीएमए की पिछली बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क अनिवार्य किया गया था। वहीं इस दौरान सभी दिल्ली वासियों से अपील की गई कि सब लोग वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। साथ ही त्योहार के सीजन में अपने परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखें। कोरोना से बचने के सभी एहतियात बरतें। दरअसल इस समय दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिव रेट और अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या काफी कम है, जिसके चलते डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों समेत अस्पतालों में मौजूद संसाधनों को अन्य जरूरतों को पूरा कर इस्तेमाल किया जा सकता है। कांग्रेस युवा नेता हिमांशु पहुजा ने थामा आपका दामन। दिल्ली नगर निगम चुनावों से पहले कांग्रेस के युवा नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से पार्षद का चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता हिमांशु पहुजा ने अपनी टीम के साथ आपका दामन थामा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि युवा नेताओं के आने से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एमसीडी में लड़ाई और मजबूत होगी। बीजेपी ने एमसीडी में कई महीनों से चक्कर चलाया हुआ है कि किसी तरह सत्ता बचा लें, लेकिन दिल्ली की जनता इसका सफाया करेगी। विधायक राजकुमारी ढिल्लों ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में दिन रात काम हो रहा है। दिल्ली में स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक विश्व स्तरीय बने हैं। हरिनगर क्षेत्र से कांग्रेस के युवा नेता हिमांशु पहुजा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की देशभक्ति और ईमानदार छवि मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दुर्गेश पाठक ने आज महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि पिछले 6 से 7 सालों में दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने जो काम किया उसकी देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी तारीफ होती है। काम अरविंद केजरीवाल सरकार जैसा होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर किसी ने नहीं सोचा था कि सरकारी स्कूल, अस्पताल बेहतर हो सकते हैं, बिजली, पानी और सड़कें ठीक हो सकती हैं और रात में
शराब नहीं जलती है। आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर परिसीमन पर राजधानी में अब सियासत गर्मा गई है, जहां दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने नए परिसीमन ड्राफ्ट पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अनिल चौधरी ने नए परिसीमन में अनियमितताओं को लेकर निगम परिसीमन आयोग के अध्यक्ष विजय देव से की और परिसीमन में हुए अनियमितताओं से अवगत कराया। साथ ही इसमें जल्द से जल्द सुधार की मांग की है। अनिल चौधरी ने कहा कि अगर परिसीमन आयोग उनकी मांगों पर अमल नहीं करता तो वे इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं अनिल चौधरी ने कहा कि हमारी कई आपत्तियों पर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष ने भी सहमति जताई है। साथ ही संशोधन करने सौरभ भारद्वाज और अन्य के खिलाफ दाखिल मानहानि के मुकदमे की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा। जस्टिस अमित बंसल की कोर्ट में उपराज्यपाल की ओर से सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी और मनिंदर सिंह पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोप मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण है। आरोप बिना किसी दस्तावेज या आधार के एक उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी नेताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव नैयर, संदीप सेठी और अरुण भारद्वाज पेश हुए। आरोपी चालक को पुलिस ने यूपी के शामली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुधीर ने खुलासा किया कि नींद की झपकी आने की वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया था। हादसे के बाद उसे पता ही नहीं था कि उसने 6 लोगों को कुचल दिया है। पुलिस ने जब आरोपी को दबोचा तो वे बड़े आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था। आरोपी ने दावा किया कि उसने शराब नहीं पी हुई थी। पुलिस ने जांच के लिए उसका ब्लड सैंपल लिया। दूसरी ओर हादसे में जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिजनों ने भी आंखें दान कर दी हैं। शाहदरा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद पुलिस की कई टीम बनाकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ट्रक लेकर अप्सरा बॉर्डर की ओर से सीमापुरी इलाके में आया था। बाद में लोगों को कुचलने के बाद वह भोपरा बॉर्डर की ओर भाग गया। जांच में पता चला कि ट्रक में जीपीएस लगा है। उसके आधार पर पुलिस की टीम आरोपी की तलाश करते हुए शामली पहुंच गई। वहीं शाम के समय चालक को दबोच लिया गया। दूसरी ओर घायलों में मनीष को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि प्रदीप का अभी भी इलाज जारी है। बेशक सीमापुरी इलाके में बीते बुधवार को फुटपाथ पर सो रहे चालक की मौत ट्रक की चपेट में आने से हो गई हो, लेकिन राजधानी में सड़कों किनारे कई ऐसे पॉइंट हैं जहां फुटपाथ पर रात गुजारना आम लोगों के लिए ये अहम बात है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों की तर्ज पर दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग में भी जल्द ही डॉग स्क्वाड का गठन होगा। इसके लिए विभाग ने प्रारंभिक चरण में तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।
डॉग स्क्वाड का उद्देश्य दिल्ली में वन एवं वन्य जीवों के उत्पादों की तस्करी रोकने के साथ वनों की सुरक्षा करना है। ये पहली बार है जब दिल्ली सरकार के किसी विभाग का अपना डॉग स्क्वाड होगा। एक अधिकारी के मुताबिक वन एवं वन्य जीव विभाग में डॉग स्क्वाड की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके गठन के लिए लंबे समय से विचार चल रहा है। स्क्वाड को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है व इसकी रूपरेखा हो रही है। जल्द ही इस प्रस्ताव को आला अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही दिल्ली में वन विभाग के कर्मी डॉग स्क्वाड टीम के साथ दिखेंगे। विभाग में तैनाती के लिए मध्य प्रदेश से कुत्तों को लाया जा सकता है। इसके लिए विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी मध्य प्रदेश भी पहुंचे हैं, जो वहां के विभाग के साथ तालमेल बिठाकर कुत्तों को लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआत में यहां 2 कुत्तों को लाया जा सकता है, हालांकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ही कुत्ते व उनके हैंडलर को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे में संभावना है कि यहीं से कुत्तों को लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 हफ्ते से बड़े मामलों पर सुनवाई जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब विवाद केस में सुनवाई पूरी कर फैसला रिजर्व रखा गया। लोगों को अब इसके फैसले का इंतजार है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अब भी कई ऐसे मामले पेंडिंग हैं जिनकी सुनवाई इस महीने होनी है और इन पर बड़ी संख्या में लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी के तहत आज भी कई बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये युद्ध की वजह से यूक्रेन से पढ़ाई बीच में छोड़कर आए मेडिकल स्टूडेंट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। इससे पहले कोर्ट ने इन छात्रों को दूसरे देशों में एडमिशन आसान करने के लिए सरकार को एक पोर्टल बनाने का सुझाव दिया था। केंद्र सरकार ने मामले पर जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि कानून इन छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे पाना संभव नहीं है। ये लोग यूक्रेन के अपने कॉलेज से सहमति लेकर दूसरे देश में डिग्री पूरी कर सकते हैं। अब इससे आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अलग अलग मामलों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका पर भी सुनवाई हो रही है। इस सुनवाई के लिए जमीयत उलमा ए हिंद ने याचिका डाल रखी थी। जमीयत ने कहा कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इनमें मंशा अवैध निर्माण हटाने से अधिक लोगों को सबक सिखाने की होती है। अधिकतर जगहों पर एक समुदाय विशेष को खास निशाना बनाया जा रहा है। अखिल भारतीय इमाम संघ के मुख्य इमाम डॉक्टर इलियासी का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्र ऋषि भी हैं। इससे पहले संघ प्रमुख भागवत ने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित एक मस्जिद में डॉक्टर इलियासी से मुलाकात की थी। डॉक्टर इलियासी ने कहा, उनके मस्जिद आने से अच्छा संदेश जाएगा। हमारा पूजा करने का तरीका अलग है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। हम देश को सर्वप्रथम मानते हैं। भागवत कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित एक मस्जिद में गए थे और इसके बाद उत्तरी दिल्ली में स्थित ताज विदुल कुरान मदरसे का दौरा किया। उनके साथ चल रहे संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि भागवत पहली बार किसी मदरसा गए हैं। आरएसएस के अधिकारी ने बताया कि अखिल भारतीय इमाम संघ के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने मदरसे में बच्चों से बात करते हुए भागवत को राष्ट्रपिता बुलाकर संबोधित किया। हालांकि भागवत ने उन्हें टोकते हुए कहा कि राष्ट्रपिता सिर्फ एक है और कहीं की सभी भारत की संतान हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने भी बच्चों को देश के बारे में और अधिक जानने की जरूरत पर बात की और जोर देकर कहा, पूजा करने की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। इलियासी और भागवत ने मस्जिद में लगभग 1 घंटे तक बातचीत की। वहीं अखिल भारतीय इमाम संघ के प्रमुख इलियासी का आवाज भी यही है। इलियासी ने बताया कि भागवत ने मस्जिद और मदरसे को दौरा और उनके आमंत्रण पर किया। इलियासी ने बाद में बताया कि वे राष्ट्रपिता हैं। हमने देश को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर बात की है। पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी भारत में आरएसएस और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों और पुलिस के नापाक इरादों में नजर रखे हुए है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने
आईएसआई समर्थित खालिस्तानी आतंकी अरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का बड़ा प्लान फेल किया है। रिंदा ने भारत में अपने करीबी व पंजाब के एक कैटेगरी गैंगस्टर को आरएसएस व हिंदू नेताओं की हत्या का टास्क दिया था। पुलिस ने साजिश को नाकाम करते हुए रिंदा के करीबी गैंगस्टर को बरेली से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव बरन सरहिंद रोड अनाज मंडी पटियाला पंजाब निवासी कंवर रणदीप सिंह उर्फ एसके खरोद के रूप में हुई है। सेल ने इसके पास से चीनी पिस्टल समेत 5 आधुनिक पिस्टल कारतूस व कई मोबाइल व सिम कार्ड बरामद किए हैं। स्पेशल सेल के विशेष आयुक्त एसजीएम धालीवाल ने बताया कि पिछले कुछ समय से देखा गया था कि आतंकियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए भारत में मौजूद गैंगस्टर से गठजोड़ किया। इसी क्रिमिनल टेरर नेक्सस के लिए पुलिस उपायुक्त मनीषी चंद्रा व अन्यों की टीम ने जांच शुरू कर दी। छानबीन के दौरान टीम को पता चला कि उत्तर भारतीय राज्यों के अलावा नेक्सस दिल्ली एनसीआर में भी तेजी से पैर पसार रहा है। इसी कड़ी में 29 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ बड्डी कोट परिसर में फायरिंग हुई थी। बदमाशों ने बम्बिया ग्रुप के शार्प शूटर सन्नी को छुड़ाने के लिए हमला किया था। मामले में पुलिस ने 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी कड़ी की जांच करते हुए पुलिस को पता चला कि वारदात में खालिस्तानी आतंकी रिंदा के करीबी एसके खरोद भी शामिल है। हमले में गिरफ्तार गगनदीप उर्फ राहुल पंडित उर्फ गोगी ने पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। उसने ही एसके खरोद के नाम का खुलासा किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को डिग्री प्रदान की। इस दौरान मानव विकास के लिए बुनियादी अनुसंधान के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षण और प्रशिक्षण के साथ साथ अनुसंधान को प्रोत्साहित करना किसी भी श्रेष्ठ चिकित्सा संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। इस समारोह में 2020 में उत्तीर्ण हुए लगभग 236 एमबीबीएस छात्रों को पिछले साल अपना कोर्स पूरा करने वाले 248 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। समारोह में 2020-2021 के बैच के कुल 356 पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को भी डिग्री प्रदान की गई। एलजी ने कहा कि एक ऐसा देश है जो अभी गरीबी और बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे देश में डॉक्टरों चिकित्सकों को अपनी सीमाओं को बढ़ाने की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी ही। सक्सेना ने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस अनुभव से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जिससे आप अभ्यास और रिसर्च के दौरान आपके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। उन्होंने छात्रों से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आप न केवल एक बेहतर और दयालु डॉक्टर बनकर यहाँ से निकल रहे हैं, बल्कि आप एक बेहतर इंसान बनकर भी यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए पेशेवर व्यावसायिक विचारों को परे रखकर एक शोध करना सबसे बड़ी शर्त है। प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुसंधान के महत्व पर जोर देते हुए सक्सेना ने कहा कि शोध किसी भी एकेडमिक संस्थान की उत्कृष्टता